अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको रिएक्शन काइनेटिक्स जो टॉपिक है वो रिवाइज करवाऊंगा। इसमें A2 का रिएक्शन काइनेटिक्स तो टॉपिक है जी, रिएक्शन काइनेटिक्स। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने इस क्लास में पढ़नी है, विद पास पेपर क्वेश्चंस मैं आपको साथ में कराता जाऊंगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, वो हम सीखेंगे। देन हम उसके बाद ग्राफ जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, वो हम बताएंगे कि ग्राफ कैसे अपने ड्रॉ करने हैं। और फिर उसके बाद आपने ये सीखना है कि रेट इक्वेशन जो है, रेट इक्वेशन उसको आप कैसे लिखेंगे, हाउ टू हाउ टू फाइंड दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय एक्सपेरिमेंटल डाटा। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दे दिया जाए तो उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड बाय ग्राफ्स। और अगर आपको ग्राफ्स दे दिए जाएं तो उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। और देन हम कैटालिसिस पढ़ेंगे, कैटालिसिस, इसमें हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस। और हर टॉपिक के साथ हम पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये एक रिवीजन क्लास है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें फास्ट उस पर जाएंगे। तो अब हम जो हमने पहली चीज आज पढ़नी है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए आप के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन लिखता हूँ, A प्लस बी प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये इक्वेशन है। अब हम ना रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी स्टडी करते हैं तो हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सेस में ले लेते हैं, या आप समझ लें कि उसको हम चेंज नहीं करेंगे, और दूसरे को हम चेंज करते हैं। सपोज मैंने ए के लिहाज से देखना है कि मैं अगर ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन ए की चेंज हो रही है या कितना प्रोडक्ट बन रहा है। एक सेकंड, या आपने पर यूनिट टाइम का बताना होता है कि एक मिनट में या एक सेकंड में या एक आवर में कितने कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए फर्स्ट जो हम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करें और रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क ही कोई ना पड़े। मतलब आप इसको ऐसे बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड ही नहीं कर रहा, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क ना पड़े। ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा कि ये पॉसिबल है। बाद ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए, अच्छा, ऐसे रिएक्टेंट को आप कहते हैं कि इसके लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो है। कि जब आप, सपोज मैं ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहा था और ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इसके लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा वो ये कि रेट इज, पहले मैं ऐसे लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन मुझे पता चला है कि ए के लिहाज से क्योंकि कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो मैं ए की पावर जीरो कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करें तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। और आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जिस चीज की पावर जीरो हो वो वन के इक्वल आ जाता है, तो रेट इज इक्वल टू के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपके पास रेट इक्वेशन बनेगी वो इस तरह की होगी कि उसमें जो रेट है वो कांस्टेंट है। रेट इज इक्वल टू के का मतलब है
कि रेट इज कांस्टेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप अगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। अब हम एक मिनट, ये अच्छा, तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, देखें कि ए प्लस बी, और आप इससे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और बी को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। आपको मैंने बताया ना, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन आपने स्टडी करना है, एक कंसंट्रेशन को, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, बाकियों को आप कांस्टेंट रखेंगे या एक्सेस में ले लेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि अगर आप ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाए उसी लिहाज से। मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो बताई ना मैंने कि ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क ही नहीं पड़ा, दैट इज द जीरो ऑर्डर। सेकंड पॉसिबिलिटी हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to the concentration of A, मतलब रिएक्टेंट। कि आप, अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आप अगर A की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। मतलब जो काम आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, रेट के साथ वही काम होगा। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल डबल। अगर आप ए की कंसेंट्रेशन को ट्रिपल करते हैं, 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम बढ़ जाएगा। और अगर आप ए की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम कम करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स कम होगा। तो अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी हो तो उसके लिए जो रेट इक्वेशन होगी वो ऐसे होगी, देखें। अब ये आपका जो ऑर्डर होता है ना, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए जो वर्डिंग आप यूज करेंगे, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जो काम आप ए के साथ कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी वही काम हो रहा है, तो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसलिए मैं ए की पावर यहां पर 1 लगाऊंगा। जब जीरो ऑर्डर था ना, जीरो ऑर्डर का मतलब आपने ए की कंसेंट्रेशन बढ़ाई थी और रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क ही कोई नहीं पड़ा था, तो वो था जीरो, तो ए की पावर 0 कर दी थी। लेकिन जब आप ए की कंसेंट्रेशन को डबल करें और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और ए की पावर आप 1 लगाएंगे। और अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव कर दें तो रेट इज इक्वल टू के, और ये आपके पास रेट इक्वेशन आ गई है। दिस इज योर रेट इक्वेशन। ठीक है जी, ये आपकी रेट इक्वेशन है। इसमें जो जो काम आप रेट ऑफ रिएक्शन के साथ करेंगे वही काम, जो काम आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे वही रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी होगा। अच्छा, इसके ग्राफ भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो था, उसके लिए मैं ग्राफ ऊपर बनाता हूं। अभी जो मैं ग्राफ आपको आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं वो है रेट कंसंट्रेशन ग्राफ। ठीक है जी, रेट कंसंट्रेशन ग्राफ, रेट कंसंट्रेशन ग्राफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखिएगा। देखिए, आपने यहां देखा है कि मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट पर फर्क नहीं पड़ रहा। रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट होगा, रेट इज कांस्टेंट। तो आप वाई एक्सिस पर आप अगर रेट ले लें, एक्स एक्सिस पर आपने कंसंट्रेशन ली हुई है ए की, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है, रेट इक्वेशन जो जीरो ऑर्डर के लिए, कि रेट इज कांस्टेंट, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे कंसंट्रेशन ए की बढ़ाएं, रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। तो इसलिए आप जरा सोचें क्या क्या ग्राफ, किस तरह की लाइन आनी चाहिए। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। देखें, ये आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। जो रेट है रिएक्शन की, जो स्पीड है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप देखें भी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरह की इक्वेशन बनेगी, देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहां पर है रेट, यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। कि आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, रेट डबल होगा, ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे, रेट ट्रिपल हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर अब देखिएगा कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो कि आप लोगों को पता है ये डायरेक्ट रिलेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, ये लाइन जो है डायरेक्ट रिलेशन के लिए है कि आप जो काम कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, देखिए आपने कंसंट्रेशन जो है ना इतनी इंक्रीज की तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, इतना हो गया। आपने कंसंट्रेशन इतनी की, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसी रेशो से बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए जो इक्वेशन यूज होती है, रेट इक्वेशन, वो आर रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, तीसरा जो हमने पढ़ना है वो है, अच्छा थर्ड पॉसिबिलिटी, हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए थर्ड पॉसिबिलिटी जो है अभी जरा देख लें। A plus B, it gives product. थर्ड पॉसिबिलिटी का नाम मैं आपको बताया तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड पॉसिबिलिटी है ये कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्केयर टाइम इंक्रीज होगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं थर्ड पॉसिबिलिटी को कि when rate of reaction, when rate of reaction is directly proportional to square of the concentration। कि आप अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स या डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम, उसके स्केयर टाइम बढ़ेगा। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स नहीं बढ़ेगा, 3 का जो स्केयर होता है 9 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, रेट इक्वेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ए की बात कर रहे हैं ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 हो जाएगा स्केयर, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके ये आपके पास रेट इक्वेशन बन गई है फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर है कि आप जो ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे ना, तो रेट जो है वो स्केयर टाइम इंक्रीज होगा, स्केयर टाइम। अगर आप सपोज करते हैं आपने कंसंट्रेशन जो है ना ए की वो 5 टाइम इंक्रीज की है, 5 टाइम्स, मतलब इसका मतलब ये है कि इफ यू इंक्रीज द concentration of A by 5 times, then rate of reaction will increase 25 times। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो 25 टाइम्स बढ़ेगा, उसके स्केयर टाइम्स, उसके स्केयर जो होगा उसके मुकाबले में उसके स्केयर जितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और इसके लिए जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है वो इस तरह का है कि ये आपके पास है जी, यहाँ पर रेट एक्स एक्सिस पर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर आपको ना एक कर्व सी मिलेगी ऐसे करके, ऐसे। तो ये आपको पहले तो ये तीनों जो है ना चीजें समझनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अगर आपको ये देखें तीनों ग्राफ्स में कोशिश कर रहा हूँ इसको जरा आपके सामने ले आऊं स्क्रीन पर, ये इस तरह के जी। ये आपके पास जो ग्राफ है ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो आपके पास आ रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। और ये जो आपके पास कर्व आ रही है दिस इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, अब हम एक जो है ना पास पेपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ये देखें जी, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखें उसने
एक्वस सोल्यूशन ऑफ ClO2 लिया हुआ है, 2OH लिए हुए हैं और ClO3 बन रहा है और ClO2 माइनस और वाटर बन रहा है. A series of experiment is carried out by using the different concentration of ClO2 and OH minus. पहली चीज वो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है उसको आपने एक्सप्लेन करना है. अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ. लेकिन जिस तरह भी हमने किया ना, A+B इट गिव्स प्रोडक्ट. सपोज करते हैं भाई कि ए के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो ये था, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 आ रही है, बी की पावर 1 आ रही है. देखिए हमने अभी जो मैंने भी आपको पीछे डिटेल बताई है वो सिर्फ मैं ए के लिहाज से देख रहा था, बी के लिहाज से तो नहीं देख रहा था. सपोज करते हैं ए के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो 2 था, तो मैंने ए के ऊपर पावर 2 लगा दी. बी के लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो 1 आ रहा है, तो मैंने पावर 1 लगा दी. तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है कि आप रेट इक्वेशन में, ये जो रेट इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है, देखिए ए की पावर है 2, बी के ऊपर जो पावर है वो है 1, तो आंसर 3 आ रहा है. तो आप यहां लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है. लेकिन इसको अब आप यहां पर डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखेंगे इट इज द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ये जो आपको 2 नजर आ रही है, जो आपको 1 नजर आ रहा है, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ concentration of a reactant in rate equation. के रेट इक्वेशन के अंदर ये जो कंसंट्रेशन की पावर है, इस पावर को आप क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अच्छा, अब जरा सेकंड इसके क्वेश्चन पर आते हैं. देखें सेकंड पार्ट जो है उसमें वो कह रहा है कि यूज द डाटा इन द टेबल टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द रिएक्टेंट. आपने ClO2 के लिहाज से बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है और OH के लिहाज से बताना है. ये इसकी कंसेंट्रेशन है, यूनिट देखें ना, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये है इनिशियल रेट कि इनिशियली रिएक्शन की स्पीड क्या थी. इसकी यूनिट देखें, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट. क्या मतलब ये है कि 1 मिनट में कंसंट्रेशन जो है ना रिएक्टेंट की वो कितनी चेंज हुई है, 1 मिनट में कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है, ये बेसिकली इसका मतलब है. अच्छा, पहले हम ClO2 के लिए बेटा फाइंड आउट करते हैं. जब भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, सपोज मैं इसके लिए निकालना चाहता हूँ ClO2 के लिए, तो मुझे 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करने हैं जिसमें ClO2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो लेकिन OH की ना चेंज हो रही हो. तो अगर मैं इक्वेशन एक्सपेरिमेंट 1 और 3 सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें 1 और 3 में OH की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही ना, अनचेंज है. क्या ClO2 की चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो रही है. और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है. अब देखें ये जो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? ये बेसिकली ClO2 की वजह से हो रहा है ना, क्योंकि OH तो आपने चेंज नहीं किया, वो तो अनचेंज है. तो ClO2 की कंसंट्रेशन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कुछ फर्क तो पड़ा है, लेकिन कितना फर्क पड़ा है, क्या डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया है, तो वो देखने के लिए तरीका बेटा ये है कि आप वहां पर लिख दिया करें कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3, बाय कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3. और आप किसके लिए कंपेयर कर रहे हैं? ClO2 के लिए कंपेयर कर रहे हैं. कैसे कंपेयर करेंगे? जो बिगर वैल्यू है उसको ऊपर रख दिया करें. एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में देखें बिगर कंसेंट्रेशन कौन सी है, 3 की है, तो 0.050 डिवाइडेड बाय जो स्मॉलर वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया करें, 0.020 इज इक्वल टू. इसी तरीके से ये आई है भी आपके पास कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन है ना आपके पास. तो अभी आप रेट के लिए भी यही काम करें कि रेट में जो बिगर वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे, 4.50 टाइम्स 10⁻³ और जो स्मॉलर वैल्यू है उससे डिवाइड कर दें, 7.20 टाइम्स 10⁻⁻⁴. ये -4 है, ये -14 नहीं है, -4. अब अगर आप इसको डिवाइड कर दें, देखें 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02, ये 2.5 टाइम्स है. ये आपने कितने टाइम इंक्रीज किया है? 2.5 टाइम. इसको डिवाइड करेंगे ना तो 2.5 आ रहा है, इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर करें 0.0045
डिवाइडेड बाय 0.00072, ये आ रहा है 6.25। अब आप देखें, आपने जो कंसंट्रेशन है वो 2.5 टाइम बढ़ाई, रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 टाइम नहीं बढ़ा, 6.25 टाइम बढ़ा है। तो 6.25 क्या है बेसिकली, ये कितने गुना है, ये उसका स्क्वायर टाइम है। आप अगर 2.5 का स्क्वायर लेना, 2.5 का स्क्वायर लें, तो 2.5 टाइम्स 2.5, तो आपको पता चलेगा ये 6.25 आ रहा है। तो आपने ClO2 की कंसेंट्रेशन को 2.5 टाइम बढ़ाया और ये 2.5 टाइम नहीं बढ़ा। अगर तो बेटा ये यहाँ पर 2.5 टाइम्स बढ़ता तो आप कहते कि ClO2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, कि आपने जितने टाइम्स इसको इंक्रीज किया उतने टाइम ये बढ़ गया। लेकिन हुआ ये नहीं है, हुआ ये है कि आपने ClO2 की कंसेंट्रेशन को 2.5 टाइम बढ़ाया और ये जो रेट है ये 2.5 टाइम नहीं, 2.5 टाइम का स्क्वायर टाइम बढ़ा है। तो इट मींस इसके लिहाज से जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है। तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to ClO2 is 2। इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अब आप क्या करेंगे जी, आगे चलें। अब आपने यही काम करना है लेकिन OH के लिए। अब आप कोई से ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो ClO की कांस्टेंट हो और OH की चेंज हो रही हो। तो देखें एक्सपेरिमेंट 1 और 2, 1 और 2 में अगर आप देखें तो ClO2 कांस्टेंट है। तो यहां पर अब मैं लिख देता हूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को मैं कंपेयर कर रहा हूं और इसमें जो मेरे पास किसके लिए कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन OH की जो कंसंट्रेशन है उसका इफेक्ट स्टडी करने जा रहा हूं, ठीक है, OH की। अब वही काम आपने करना है, जो बिगर वैल्यू है उसको ऊपर रखें, ठीक है। यहाँ आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगा, यहाँ आपके पास रेट है, तो OH की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 0.120 डिवाइडेड बाय, और जो स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं 0.03, रेट कितना आ रहा है 2.88 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 7.20 टाइम्स 10⁻⁴। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं अब, तो 0.12 डिवाइडेड बाय 0.030, ये आ रहा है 4, ठीक है। और यहाँ पर 0.00288 डिवाइडेड बाय 0.00072, ये आ रहा है 4। ये देखें जी, आपने कंसेंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ा। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to, order of reaction with respect to OH is 1। तो इसलिए यहां पर जो अब आपकी रेट इक्वेशन लिखेंगे वो आप कैसे लिखेंगे, देखें, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, ClO2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा था, 2 आ रहा था ना, तो ClO2 और इसकी पावर 2 डालेंगे, और OH के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो OH माइनस और इसकी पावर 1, 1 नहीं लिखा जाता तो आप 1 लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड है, इसकी पावर 1 होगी, ठीक है जी। इस तरीके से आपने काम करना है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं जी आपने K निकालना है। यूज योर रेट इक्वेशन एंड द डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट K। तो K की वैल्यू निकालनी है, K को आप सब्जेक्ट बनाएं, K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ClO2 की पावर 2 और OH माइनस 1, ये है जी। देखिए वो कह रहा है एक्सपेरिमेंट 1 से आप डाटा इकट्ठा कर लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो रेट है वो कितना है, 7.20 टाइम्स 10⁻⁴। ClO2 की कंसेंट्रेशन कितनी है जी, ClO2 की कंसेंट्रेशन है 0.02, लेकिन उसका आपने स्क्वायर लेना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है। और OH की कंसेंट्रेशन कितनी है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, 0.03, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 0.03, और इसको अब आप सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर पर, इसकी वैल्यू 60 आएगी। अब यूनिट निकालनी है, यूनिट निकालने के लिए देखें, जो रेट की यूनिट होती है ना, रेट की वो होती है मोल
पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। आपने देख लेनी है ऊपर वो पर सेकंड बता रहा है या पर मिनट बता रहा है, यहाँ पर मिनट बता रहा है तो मैं इसको काट कर पर मिनट में लेके जाऊंगा, जो उसने यूज की होगी आप वही लिखेंगे पर मिनट। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर का होल स्क्वायर और आगे है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आपने यहाँ पर कैंसिलेशन कर दें, ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा, जब इसको आप ब्रैकेट को ओपन भी कर लें तो ये बन जाएगी जी मोल -2 DM +6 पर मिनट। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये आपका एक पार्ट यहाँ पर हो गया, मैंने आपको ग्राफ भी करवा दिए हैं, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का ग्राफ, और ग्राफ अभी मैंने आपको कराया कंसेंट्रेशन और रेट और कंसेंट्रेशन के दरमियान, ठीक है, अभी टाइम वाले ग्राफ रहते हैं। तो रेट कंसेंट्रेशन ग्राफ भी हो गए और आपको ये भी सिखा दिया कि आपने एक्सपेरिमेंटल डाटा से रेट इक्वेशन कैसे लिखनी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, आपको ग्राफ यहां पर वो बता रहा है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, यहां लिखता हूं कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है इसमें 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर, इन तीनों के ग्राफ आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले जी हम निकालते हैं 0 ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर, इसके लिए आपके पास एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने कंसंट्रेशन लेनी है। अब देखिए आपको पता है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, इसमें कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है, जितनी कंसंट्रेशन शुरू में कम हो रही थी एट द एंड ऑफ रिएक्शन भी, वरना तो देखें जनरली आपने ओ लेवल में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियली रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। उसकी रीजन ये है कि कंसंट्रेशन मैक्सिमम होते हैं और टाइम गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है, और उसकी रीजन ये थी कि कंसंट्रेशन कम हो रही है। लेकिन 0 ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखें कि आपका जो रिएक्शन है ना, वो कंसंट्रेशन एक ही अमाउंट से कम हो रही है। रिएक्शन के स्टार्ट में भी आप देख लें, स्टार्टिंग में, मिड में और एंड पे, तीनों में आपको ग्रेडियंट अनचेंज मिल रहा है। जो कंसंट्रेशन चेंज होने की रेट है, कंसंट्रेशन जिस रेशो से चेंज हो रही है, दैट इज कांस्टेंट। ये नहीं है कि शुरू में रिएक्शन बहुत, कंसंट्रेशन बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है, मिड में जो कंसंट्रेशन है वो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रेडियंट अनचेंज है, ठीक है। और जितनी कंसंट्रेशन, जिस रेशो से कंसंट्रेशन शुरू में रिएक्शन के स्टार्टिंग में कम हो रही थी, उसी स्पीड से कंसंट्रेशन मिड में और आखिर में भी कम हो रही है। तो दैट इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। अभी हाफ लाइफ की बाद मैं आपको इसमें बताता हूँ, लेकिन पहले फर्स्ट ऑर्डर पर आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा उसमें जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें भी टाइम आपने लेना है ऑन एक्स एक्सिस, कंसंट्रेशन जो है वाई एक्सिस पर होगा, और आप यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, ये कर्व आ रही है, ठीक है, ये कर्व है। और ये कर्व मैंने थोड़ी सी इसको ज्यादा, इसको थोड़ा सा लेस डीपर में बनाता हूँ ऐसे करके। अभी आपको बताऊंगा इसमें आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। सेकंड ऑर्डर के लिए देखिएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए कर्व कैसे, ये आपने शेप याद रखनी है क्योंकि प्लॉटिंग आपने करनी होगी जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। आपको प्लॉटिंग करनी होगी, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। और सेकंड ऑर्डर के लिए जो आएगी कर्व, वो थोड़ी सी ज्यादा स्टीपर होगी इससे, ऐसे।
अब देखें, जीरो ऑर्डर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो ऑर्डर को आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। प्रॉब्लम होगा फर्स्ट ऑर्डर को और सेकंड ऑर्डर को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर ये एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो इसके लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है, हाफ लाइफ। पहले आप हाफ लाइफ का मतलब समझ लें कि हाफ लाइफ होती क्या है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि टाइम टेकन in a reaction for concentration to become 1/2 of its original concentration, and half life, ये हाफ लाइफ होती है और हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है T1/2 से, T हाफ। कि बेटा आपने अगर रिएक्शन के स्टार्ट में जो कंसेंट्रेशन है सपोज 1 मोल ली है ना, तो इस 1 मोल को 0.5 मोल तक आने में जितना टाइम लगेगा दैट इज द हाफ लाइफ। ठीक है, कंसेंट्रेशन को हाफ होने में, सपोज आपने कंसेंट्रेशन ली है इनिशियली 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो उसको 5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आने में क्योंकि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो कम होती है ना, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को आधा होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज द हाफ लाइफ। और याद रखिएगा ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। ये मैं लिखता हूं, टी हाफ इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी आप ये चीज चेक भी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो कर्व है ये आपको शो करेगी हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। ये देखिएगा बेटा जी, इधर ये आपके सामने ग्राफ आपको नजर आ रहा है। आपको नहीं देखिए इस तरह का आपको केस दे देगा एग्जाम में, आपको एक ग्राफ देगा लेकिन ये नहीं बताएगा ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। लेकिन आपको ये पता होगा कि जो हाफ लाइफ है ना, ये चीज आपको पता होगी कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती है। अब देखें कैसे ये आप पढ़ेंगे। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर आप इसकी देखें तो इनिशियल कंसेंट्रेशन है 4 को हाफ होने में 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ये आपने देखना है जी, 4 को हाफ होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये देखें 4 थी 0 पर कंसेंट्रेशन है 4, 2 पर 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लाइन आप आगे एक्सटेंड करें और इसको नीचे बेटा टाइम के साथ देखें कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पर 17 मिनट्स लग रहे हैं जी। ठीक है जी, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जो है ना इसकी, फर्स्ट हाफ लाइफ वो आपको 17 मिल रही है। अब जरा सेकंड हाफ लाइफ देखते हैं। सेकंड हाफ लाइफ कि 2 को हाफ तक आने में, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 2 पे बेटा आपकी जो यहाँ पर है ना 17 है, दिस इज 17। 2 को 1 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा ये 1 से आगे चले जाए आप ऐसे, और अब आपने 17 से आगे टाइम काउंट करना है। ठीक है, 17 से आगे, तो अब ये 17 से आगे जब आप देखेंगे ये, तो ये आपको अगेन 17 से आगे आपने देखना है। ठीक है, 17 से आगे आप यहां तक देखेंगे आपको 17.3 मिल रहा है। तो सेकंड हाफ लाइफ जो है, सेकंड हाफ लाइफ इज 17.3। अब देखें अगेन, अब आपने तीसरी हाफ लाइफ देखनी है 1 से 0.5। ये इनिशियल 1.5 और 0.5 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 पे कितना टाइम था वो आप यहां से देख लेंगे कितना टाइम है, और 0.5 तक पहुंचने में बेटा कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से एक्सटेंड करें लाइन को, यहाँ पे देखेंगे आप। अब जब इसको बेटा डिफरेंस निकालेंगे टाइम का, तो दैट इज 16.5, 16.7। तो थर्ड हाफ लाइफ जो है वो 16.7 आ रही है। इट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो हाफ लाइफ जो है कांस्टेंट होगी। ये क्विक व्यू बेटा इसका देख लें, जो ये ग्राफ है कि फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइव्स है वो कांस्टेंट होंगी। सेकंड ऑर्डर के अंदर फर्स्ट हाफ लाइफ स्मॉलर है, सेकंड हाफ लाइफ बिगर होगी। जबकि जीरो ऑर्डर की तो शेप जो है ग्राफ की वो भी आप बड़ा आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप हाफ लाइफ देखना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ लाइफ वहां पर लॉन्गर है और सेकंड हाफ लाइफ वहां पर स्मॉलर है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो नीचे लिखे हैं आप पढ़ सकते हैं।
अब बेटा हम आते हैं, एक क्वेश्चन है इसी तरह का जिसमें हाफ लाइफ की बेस पर आपने उसको सॉल्व करना है। कि मैं आपको उसमें पास्ट पेपर क्वेश्चन है वो ये है। इसमें ना यही चीज है जी। पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ। वो कह रहा है कि अ ब्रोमो अल्केन RBr इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जी आपके पास RBr है, इसका रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाना चाह रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ये AS में आपने पढ़ा हुआ है, और NaBr बन जाए। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखें, ये जो रिएक्शन आपने किया ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी से रिलेटेड अब यहाँ चीजें पूछेगा आपसे। आपको ये ग्राफ एक दिख रहा है इधर, और ये हल्की सी कर्व है, अगर आप देखें ना कर्व है। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन वाज डिटरमिन्ड एट रेगुलर इन टाइम इंटरवल एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। ये बात तो आपको पता है ना बेटा, जब भी रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, क्योंकि वो यूज हो रहा है ना। तो ये देखेंगे, ये रेगुलर टाइम इंटरवल पर उसने कंसंट्रेशन बताई आपको कि इनिशियली कंसंट्रेशन थी 0.010, और टाइम गुजरने के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है। ठीक है, टाइम गुजर रहा है तो कंसंट्रेशन आपको ये कम होती हुई दिख रही है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो ब्रोमो अल्केन है RBr, R इज द कार्बन चेन, ये जो ब्रोमो अल्केन है ये यूज हो रहा है। अब द ग्राफ बिलो शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग NaOH। पर ये जो उसने कर्व बनाई है ना, ये कह रहा है ये उस टाइम बनी है जब आप RBr का रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहे थे, और NaOH की कंसेंट्रेशन कितनी थी? 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपको कर्व उस टाइम मिली है जब RBr की कंसंट्रेशन जो कम हो रही थी वो NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा था, और NaOH की कंसंट्रेशन आपने 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ली हुई है। अब वो ये कहता है कि आप इस तरह करें कि व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड, अब आपने एक और एक्सपेरिमेंट किया RBr का NaOH के साथ, लेकिन NaOH आपने 0.1 के बजाय पता कितना ले लिया? 0.15 ले लिया। तो फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। जाहिर बात है, देखें जब आपने NaOH ज्यादा लिया है ना, कंसंट्रेशन उसकी आपने ज्यादा ले ली NaOH की, तो RBr जो है ब्रोमो अल्केन, ये अब ज्यादा रेडिली यूज होगा। ज्यादा रेडिली यूज होगा, उसकी रीजन ये है कि कंसंट्रेशन NaOH की बढ़ गई है, तो RBr जो है ब्रोमो अल्केन वो ज्यादा तेजी के साथ यूज होगा। तो अब वो न्यू वैल्यूज जो आपको बता रहा है वो देख, ये वैल्यूज हैं। अब आपने, मैं इनकी पिक्चर ले लेता हूँ ताकि प्लॉटिंग में आसानी हो। अब आपने इसको प्लॉट करना है। अच्छा, ये जो नया ग्राफ है ये मैं रेड कलर से शो करता हूँ, ठीक है, जो मैंने 0.15 के लिए बनाना है। इसमें देखें, जो मेरे पास फर्स्ट आ रहा है दैट इज दी 0 पर 0 पॉइंट, वो यही आ रहा है। 40 पर आ रहा है, 40 ये है, ठीक है, दिस इज 40 मिनट। 40 मिनट पर 0.007, तो ये है जी 0.007, ये इधर ही आ जाएगा। क्रॉस डाल दिया करें आप लोग ऐसे। और 80 पर 0.0049, 0.0049 80 पर आ रहा है। 120 पर 0.0034, 80 पर, 80 पर तो हो गया, 120 पर। ठीक है, ये आगे जी आपके पास 110, 120 एंड 0.0034, थोड़ा सा नीचे होगा, इससे थोड़ा सा नीचे है, वो 0.0034 है, इसके हम नीचे कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे जी नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो है 160 पर, 150 एंड 160 इधर, और 160 पर वो कह रहा है कितनी है? 0.0024।
इधर आ गया है। और नेक्स्ट वो कह रहा है जी कि 200 पर 0.0017, 200 पर इससे आप थोड़ा सा नीचे कर लें, 0.002 से नीचे कर लेंगे ऐसे। और लास्ट वन है वो आ रहा है 0.00240 पर, 240 पर आ रहा है 0.0012, ये इधर आ जाए। अब आप इन डॉट्स को मिला दीजिए, ये ऐसे करती, ठीक है। ये जो कर्व आई है, ये जो रेड कलर से आई है, ये उस वक्त आएगी जब आप NaOH जो है कितना ले रहे हैं, 0.2। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर ब्लैक से लिख देता हूँ, ये NaOH जो उसने बना कर दिया था, इसमें कंसेंट्रेशन थी 0.1, और ये जो NaOH आपने लिया हुआ है ये 0.15 है, यस 0.15। अब आप कंसेंट्रेशन बढ़ गई है इसमें, ठीक है जी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब उसका क्वेश्चन ये है कि ये तो आपने डाटा तो प्लॉट कर दिया, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर दी, यूज वन ऑफ द ग्राफ टू कंफर्म दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू RBR। आपने ब्रोमो अल्केन के लिहाज से बताना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, शो ऑल ऑफ योर वर्किंग एंड शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन यू ड्रॉ। अब देखें, आपको यहाँ पर जो उसने लाइन ड्रॉ किया ना, हम उससे कर लेते हैं। आपने ये बताना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिहाज से या सेकंड है, क्या है। तो आप इसकी हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है। ये जो ये लाइन है ना ब्लैक कलर की, इस कर्व की आप हाफ लाइफ फाइंड आउट करें। देखें हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ करें, दैट इज 0.005। तो अब आप इस तरह करें कि यहां पर इसको एक्सटेंड करें आगे, ये कितना टाइम आ रहा है, 110 एंड 115। आपके पास जो टाइम आ रहा है ना इस कंसंट्रेशन को आधा होने में, कितना आ रहा है, 115। अब ये जो आपके पास यहाँ पर आ गया है 0.005, इसको आधा होने में 0.0025 तक पहुंचने में, मतलब यहाँ तक पहुंचने में ये है 0.0025, इसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा जी, ये अब आपने फाइंड आउट करना है फर्दर। ये देखें, इसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, फिर आगे चलें और आप आगे कर्व के साथ बेटा इसको टच करेंगे, जहां पर वो टच हो जाएगा वो आपका, ये आपका है, ठीक है जी। तो ये 115, 110 था, 115, ये 115 स्टार्ट हो रहा है, कितने पे जा रहा है ये, 200, 210, 20 एंड 30, 230 पर जा रहा है। तो आप 115 से 230 अगर माइनस कर दें, 230 माइनस 115, ये आपके पास एग्जैक्टली 115 आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हाफ लाइव्स है वो कांस्टेंट है फॉर बोथ हाफ लाइव्स आर कांस्टेंट, और आप तीसरी निकालेंगे वो भी 115 आएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू RBR। तो मैं इसको भी यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर एक और वर्किंग भी करनी है। लेकिन आपको ये समझ आ रही है कि जो हाफ लाइफ है ना वो कांस्टेंट थी, जिसकी वजह से हाफ लाइफ जो है कांस्टेंट है। इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं। अच्छा, तो RBR के लिहाज से हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि रेट इज इक्वल टू K RBR। ब्रोमो एल्केन के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है, ठीक है। अब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालना है वो आपने OH के लिहाज से निकालना है। देखिए वो यही कह रहे हैं, ये जो उसने कहा है ना शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन, ये हम ड्रॉ कर चुके हैं ना, हाफ लाइफ की ये ड्रॉ करनी थी। अच्छा, ये NaOH के लिए शो हमने भी ये किया है, शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन यू ड्रॉ फॉर RBR। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो थर्ड पार्ट है, यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NaOH, शो ऑल ऑफ योर वर्किंग, शो क्लियरली एनी कंस्ट्रक्शन लाइन यू ड्रॉ ऑन द ग्राफ। ये थर्ड पार्ट अभी हमने करना है जी। अब देखिए NaOH के लिए आपने वो करना है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्या कंसंट्रेशन आप
आपके पास है NaOH की? बिल्कुल है जी। देखें आपके पास जो NaOH है उसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.15, एक एक्सपेरिमेंट में ये यूज हुई थी ना, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में कितनी यूज हुई है 0.1। लेकिन आपको उसका इनिशियल रेट नहीं पता जी, कि जब आपने NaOH यूज की थी तो इनिशियल रेट क्या था, और 0.1 जब आपने NaOH कंसंट्रेशन यूज किया तो इनिशियल रेट क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखें, जब भी कोई कर्व हो ना, और कर्व के लिए आपने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर रेट को फाइंड आउट करना है फॉर द कर्व, तो आप कर्व के लिए जो रेट है वो डायरेक्टली ग्राफ को देख कर नहीं बता सकते, आपको वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस के लिए, जो NaOH है इसके लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो 0.1 वाला, और जो 0.5 है उसके लिए भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं ये जो रेड लाइन है पहले इसके लिए जो मैंने ड्रॉ की है, पहले इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट पर इनिशियल रेट निकालना है बिल्कुल स्टार्ट में, पर यहाँ पर आप स्केल रखेंगे और स्केल ऐसे रखेंगे सिर्फ इस पॉइंट को जो है ना लाइन ज्वाइन करे, और बाकी जो है ना बाकी कर्व के बाकी पार्ट को लाइन टच ना कर रही हो, ठीक है। तो अब आपने इसको यहां से स्केल रख के इसको नीचे लेकर आना है। अच्छा जी, ये ले, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, लेकिन आप स्केल से करेंगे तो ठीक लगेगी आपसे। ये 120 पर आ रहा है, ठीक है जी। अब जरा मैं इसके लिए ना 0.15 के लिए इनिशियल रेट निकाल लेता हूँ। 0.15 के लिए इनिशियल रेट, इनिशियल रेट 0.15 NaOH की कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, तो ये देखिएगा आपको पता है कि ये राइज ओवर रन है 0.01 माइनस जीरो, इस 0.01 को माइनस कर देंगे जीरो से, और 120 माइनस जीरो, तो आपके पास 0.01 डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 120। तो ये आपके पास राइज ओवर रन, और रेट आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करेंगे तो 8.33 टाइम्स 10 रेज टू पावर -5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट, यूनिट लिख दीजिएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट। ये आपने इनिशियल रेट निकाला है फॉर द रेड लाइन, जिसमें 0.15 आपने कंसंट्रेशन दी हुई थी। अब आपने जो एग्जामिनर ने खुद आपको कर्व ड्रॉ की हुई थी उसका भी इनिशियल रेट लेंगे ना, फिर हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो अब जरा इसका भी देखें कि NaOH जब 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर था, तो फिर जो इनिशियल रेट था वो क्या था। तो इसके लिए अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है इस ब्लैक लाइन पर। मैं ग्रीन कलर से ये शो कर रहा हूँ, ठीक है जी, ग्रीन कलर से शो करूंगा। तो ये आपके पास आएगा जी इधर, नहीं गलत है, आपको लाइन जो है ना थोड़ी सी, अच्छा ये आ रहा है जी आपके पास ऑलमोस्ट 180 पर, और लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, टेढ़ी है, और ये 180 पर आ रहा है। तो इसके लिए देखें, अब आपने इनिशियल रेट निकालना है, इनिशियल रेट 0.1 मोल NaOH की कंसेंट्रेशन के लिए। तो वो इनिशियल रेट कैसे निकालेंगे, राइज और रन आपने करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे वही आ जाएगा 0.01, और राइज और रन ये आपका 180 माइनस जीरो, ये 180 ही आएगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ रहा है 5.43 टाइम्स 10 रेज टू पावर -5, ये आ रहा है। तो ये इनिशियल रेट दोनों के आगे हैं, ठीक है, ये इनिशियल रेट दोनों के आगे। अब आपने क्या करना है, वो जो मैंने वहां क्वेश्चन लिखा था वहां पर इन वैल्यूज को पुट कर दे कि 0.15 के लिए, 0.15 के लिए इनिशियल रेट क्या आ रहा था वो हम लिखेंगे यहाँ पर। 0.15 के लिए जो इनिशियल रेट आ रहा था इसके लिए वो आ रहा है 8.33 टाइम्स 10 रेज टू पावर -5, और 0.1 के लिए जो इनिशियल रेट आ रहा है दैट इज 5.43 टाइम्स 10 रेज टू पावर -5। इसको आप डिवाइड करें
तो ये 1.5 आ रहा है, ये भी 1.5 आ रहा है। मतलब जो काम आप NaOH की कंसेंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, रेट के साथ भी वही काम हो रहा है। तो इट मींस कि NaOH के लिहाज से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। देखिए ऊपर के लिए हमने निकाल लिया था ना, ऊपर के लिए भी हमने निकाल लिया था, क्योंकि RBR में जो आपने हाफ लाइफ निकाली थी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 था, और जो इसके लिए है, इसके लिए भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ रहा है OH के लिए वो 1 ही आ रहा है। तो आप दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख दें, रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ RBR की पावर 1 हो जाएगी, और जो OH है उसकी भी पावर 1 हो जाएगी, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। तो ये सेकंड वे है। देखिए फर्स्ट वे आपको मैंने बताया कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, आपने एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकालना है। सेकंड वे कैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ्स, या आपने ग्राफ के ऊपर वर्किंग की है खुद, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है। तीसरा वे भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप जो मैकेनिज्म्स हैं उसके हेल्प से भी बता सकते हैं। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरा देखिएगा। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये दूंगा कि रेट इक्वेशन जो है ना, रेट इक्वेशन, इसमें आप जो भी स्पीशीज लिखते हैं, जिस तरह के मैं इसमें लिखता हूँ, सपोज अभी वाली जो मैंने लिखी है उसी को लिख लेता हूँ। रेट इक्वेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो स्पीशीज आप लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि these molecules or species are involved in slow step of the reaction mechanism। देखें, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अगर आपने बढ़ाना है ना, तो आप देखेंगे कि उस रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सा है। जो स्लो स्टेप है आप उसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे। जो रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट है, इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने से फायदा नहीं है। क्यों? ये तो ऑलरेडी फास्ट है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो फर्क नहीं, आपको फील भी नहीं होगा। इसलिए जब भी किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना होता है आपने, तो आप ये देखते हैं कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सा है। जो स्लो स्टेप होता है, उस स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसी तरीके से अब दूसरी बात जो मैं बताने लगा हूं, कि जो रेट इक्वेशन आप लिख रहे हैं ना, कि इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इसके लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो रेट इक्वेशन में ये जो स्पीशीज, ये जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स असल में आप ये बता रहे होते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्लो स्टेप का हिस्सा है। ठीक है, आप किसी भी रिएक्शन को देखकर रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। किसी भी रिएक्शन को देखकर आप रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। रेट इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं ना, तो रेट इक्वेशन लिखने के लिए पहला तरीका तो है एक्सपेरिमेंटल डाटा हो, या आपको वो ग्राफ दे दे, और तीसरा तरीका ये है, अगर आप रेट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको वो देगा एग्जामिनर, और उस मैकेनिज्म में आप देखेंगे, उसने बताया होगा आपको कि स्लो स्टेप कौन सा है, तो आप उस स्लो स्टेप को देखेंगे और ये देखेंगे कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। जितने मॉलिक्यूल्स स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होंगे वो आप रेट इक्वेशन में लिख देंगे। आपको मैं याद करवाता हूँ, चले एक चीज आपको अगर याद हो, आप लोगों ने एएस के अंदर ना एक रिएक्शन पढ़ा था, टर्शरी हेलोजेनो एल्केन, और इसका आप रिएक्शन करवाते थे एक्वस NaOH के साथ, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था। देखें ऐसे करके, टर्शरी हेलोजेनो एल्केन का आप लोगों को याद आ रहा होगा। और मैकेनिज्म इसका 2 स्टेप में होता था, अगर आपको याद हो। मैकेनिज्म में पहले स्टेप में आप कहते थे, क्योंकि ये जो कार्बन है इसके साथ बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस वजह से, बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो आप पोलर सॉल्वेंट यूज करते थे। पोलर सॉल्वेंट आपके टर्शरी हेलोजेनो एल्केन को पोलराइज करता था, है ना। और सेकंड स्टेप के अंदर जब पोलराइजेशन हो जाती थी, तो सेकंड स्टेप के अंदर ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है, इसके ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और प्रोडक्ट बन जाता था इस तरीके से। ये जी, अब देखें, अगर आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के लिए जरा रेट इक्वेशन लिखें, तो आपने पता है क्या करना होगा। रेट इज इक्वल टू, आपने फास्ट स्टेप को तो देखना ही नहीं, आपने देखना है स्लो स्टेप कौन सा है। दिस इज द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में ये रिएक्टेंट आ रहा है ना एक,
फिर आप बस ये मैच कर लेंगे कि आया ये जो रिएक्टेंट आपकी मेन इक्वेशन में भी है या नहीं है। बिल्कुल है, तो रेट इक्वेशन इसकी ऐसे लिखेंगे, CH3 3 दफा है तो इसको बेटा इस तरह करके लिख दें 3CCl, दिस इज योर रेट इक्वेशन। और दूसरी चीज इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि इस स्लो स्टेप में ये जो टर्शरी हैलोजन एल्केन है इसके मोल कितने हैं। बेटा ये बात अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि स्लो स्टेप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के जो मोल्स होते हैं वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये जो मोल्स होंगे स्लो स्टेप में, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पर होता ना, अगर यहाँ पर होता बेटा 2, अगर यहाँ 2 लगा होता तो रेट इक्वेशन में मैंने यहाँ पर 2 लिख देना था। तो रेट इक्वेशन आप किसको देखकर लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप, उसके रिएक्टेंट्स को आप पहले देखेंगे कि आया वो मेन रिएक्शन का हिस्सा भी है या नहीं है। मेन रिएक्शन का हिस्सा यहाँ तो है, इसको आप लिख देंगे और फिर आप देखेंगे इसके कितने मोल इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, 1 मोल, तो इसको 1 लिख देंगे। अब देखें मैंने आपसे कहा है कि रेट इक्वेशन का कोई ताल्लुक नहीं है मेन इक्वेशन के साथ। अगर आप मेन इक्वेशन को देखें तो मेन इक्वेशन में तो OH भी यूज हो रहा है, लेकिन OH तो मैंने रेट इक्वेशन में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैंने बताया था रेट इक्वेशन में सिर्फ वो रिएक्टेंट्स आप शामिल करते हैं जो स्लो स्टेप में होते हैं। ठीक है, OH तो फास्ट स्टेप में आ रहा है, तो जो फास्ट स्टेप में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रेट इक्वेशन। अब आ जाएंगे इस क्वेश्चन, इस मैकेनिज्म के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन है जिसमें प्रोपानोन का आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। और इसमें इसका जो प्रोपोज मैकेनिज्म है वो उसने लिखा हुआ है। पहला स्टेप फास्ट, दूसरा स्टेप स्लो, तीसरा स्टेप फास्ट, चौथा स्टेप फास्ट। आपसे कह रहा है कि आप जरा इसकी रेट इक्वेशन तो बनाएं। आपने तीसरे को भी नहीं देखना, फोर्थ वाले को भी नहीं, और फर्स्ट वाले को भी नहीं देखना। सेकंड स्टेप को आप देखें, इसमें स्लो स्टेप है, तो आप रेट इज इक्वल टू के। अच्छा, अब आप यहाँ रुक जाएंगे, ये देखें कि स्लो स्टेप में ये जो रिएक्टेंट उसने यूज किया हुआ है, बेसिकली दिस इज नॉट रिएक्टेंट, ये आपकी मेन इक्वेशन के रिएक्टेंट का हिस्सा नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपकी मेन इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं दो, उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये एक इंटरमीडिएट है, दिस इज द इंटरमीडिएट। तो अगर इस तरह की कोई सिनेरियो आ जाए कि जिसमें इंटरमीडिएट आ रहा हो स्लो स्टेप में, तो आप पीछे जाएंगे और देखेंगे कि इंटरमीडिएट को बनाया किसने है, इंटरमीडिएट के रिएक्टेंट्स क्या हैं। तो जो इंटरमीडिएट के रिएक्टेंट्स होंगे वो आप लिखेंगे। तो इसलिए अब मैं रेट इक्वेशन के अंदर CH3, CO, CH3 और H+ इनको लिखूंगा। देखिए ये जो साइड वाली एग्जांपल मैंने आपको इसलिए करवाई कि यहाँ इंटरमीडिएट नहीं था, डायरेक्ट आपने लिख दिया। लेकिन सम टाइम्स स्लो स्टेप के अंदर अगर इंटरमीडिएट आ जाएगा तो आप उस इंटरमीडिएट के रिएक्टेंट्स को देखेंगे कि उस इंटरमीडिएट का रिएक्टेंट कौन है, और उस रिएक्टेंट को मेन इक्वेशन का हिस्सा बनाएंगे। अब आप देखें आपके पास जो मेन इक्वेशन है उसमें तो आयोडीन भी है, लेकिन आयोडीन आपके रेट इक्वेशन में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो आपकी रेट इक्वेशन है उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा किससे, मेन इक्वेशन से। जो रेट इक्वेशन है उसका ताल्लुक मैकेनिज्म के स्लो स्टेप से होगा। ठीक है, ये आपकी बुक से ही बेटा मैंने स्निप किया हुआ है, आप इसको पढ़ लें। उसने यही चीज समझाई हुई है इसमें कि ये जो आपके पास आ रहा है, ये देखें, द रिएक्शन बिटवीन द आयोडीन एंड intermediate is fast and iodine molecule are not involved in the mechanism, so rate of reaction does not depend on the concentration of iodine। बल्कि यहां से स्लो स्टेप, यहां से जी स्लो स्टेप जो है डज नॉट इन्वॉल्व आइदर प्रोपानोन और हाइड्रोजन आइन डायरेक्टली। स्लो स्टेप के अंदर देखें ना प्रोपानोन है और ना ही हाइड्रोजन आइन है। हाउ एवर इंटरमीडिएट विद द फॉर्मूला, कह रहे हैं ये इंटरमीडिएट है स्लो स्टेप में, तो क्या करना है, आप ये देखेंगे कि ये जो इंटरमीडिएट है इज डिराइव फ्रॉम द सब्सटेंस दैट रिएक्ट टू फॉर्म इट। मतलब ये किसने बनाया है, प्रोपानोन ने और हाइड्रोजन आइन ने। सो बोथ प्रोपानोन एंड हाइड्रोजन आइन शुड अपीयर इन द रेट इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये तीसरा वे था रेट इक्वेशन को लिखने का। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको इसमें बता दूं, हाँ एक बेटा फॉर्मूला बता दूं, फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा कैटालिसिस वाला, बस फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, K is equal to 0.693 divided by T half. This formula is applicable for the first order reaction only
applicable for first order रिएक्शन। इस फॉर्मूले से फायदा क्या होता है बेटा, अगर आपको कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और आप उससे के की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 0.693 कांस्टेंट है, टी हाफ, उसकी हाफ लाइफ की वैल्यू पुट करें तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आप उसकी हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं, तो 0.693 डिवाइडेड बाय आप कर दें के, कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी। तो आप इसको स्विच कर सकते हैं, इसको इधर लेकर इसको इधर ले जाएं तो आप हाफ लाइफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा लास्ट टॉपिक है जी कैटालिसिस। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कैटालिसिस जो है इसकी टू टाइप्स होंगी। एक है जी होमोजेनियस कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस आप ऐसे कैटालिसिस को बोलते हैं कि जिसमें जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और जो आपका कैटालिस्ट है उसकी फेज क्या हो, सेम हो। अगर सेम फेज में होगा, देखें, व्हेन reactant and catalyst have same phase, single phase। सेम फेज से अच्छा वर्ड वैसे सिंगल फेज है, ठीक है। अच्छा, समझने के लिए फिजिकल स्टेट का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिखे मत, फेज का वर्ड यूज कीजिएगा। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था कि फेज और स्टेट में क्या फर्क होता है, ठीक है। फेज एक ब्रॉडर वर्ड है, स्टेट जो है इतना अच्छा वर्ड नहीं है उसके लिए, लेकिन आपने फेज का वर्ड यूज करना है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में, सिंगल फेज में है। और इसकी एग्जांपल ये दी थी, बड़ी फेमस एग्जांपल है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वस, अल्कोहल एक्वस, एसिड एक्वस, और इसमें आपके पास एस्टर बनेगा इन एक्वस और साथ में वाटर बनेगा लिक्विड स्टेट में। अब देखें इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स है वो एक्वस फॉर्म में है, एसिड भी एक्वस फॉर्म में है, तो इस रिएक्शन को आप कहेंगे कि ये क्या है, ये जो कैटलिस्ट है ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है। होमोजेनियस कैटलिस्ट का मतलब ये है कि जो दोनों की जो फेज है वो सेम है। तीनों को अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में डालें ना, तीनों को अगर आप एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स करें तो कोई वहां पर लेयर्स नहीं बनेंगी, कोई बाउंड्री आपको नजर नहीं आएगी, तीनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल है, ठीक है। उसको आप कहते हैं सिंगल फेज, कि तीनों मिसिबल है। अगर यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की, और फिर इसका भी बेटा एक बहुत फेमस पास पेपर की एग्जांपल है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, वो आपने लाजमी सुननी है। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस ये होगा कि when reactant and catalyst have different phase, when reactants and catalyst have different phases। देखिए इसमें बहुत सारी एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक तो बड़ी मशहूर है हेबर्स प्रोसेस की, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। ये आपके पास आयरन सॉलिड स्टेट में है और ये नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आप जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो गैसेस और सॉलिड में एक स्पेसिफिक आपको बाउंड्री नजर आ रही होगी ना। देखिए सपोज इस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये सॉलिड है आयरन और ये ऊपर गैसेस होंगी, तो इनमें एक स्पेसिफिक बाउंड्री आपको नजर आ रही है और इनकी फेज डिफरेंट है, एक सॉलिड है एक गैस है, सेम फेज में नहीं है। तो दिस इज दी हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। अच्छा, ये जो होमोजेनियस कैटालिसिस है इसमें एक बड़ी ही फेमस एग्जांपल है जी। होमोजेनियस कैटालिसिस में एक बड़ी फेमस एग्जांपल है जो मैं आपको करवा दूं पहले। ये देखिएगा इधर, S2O8
2 minus plus 2 moles of iodide I2 plus 2 moles of SO4 2 minus। ये एक रिएक्शन है जिसमें ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, आयोडीन भी एक्वस में है, सल्फेट भी एक्वस में है। ये रिएक्शन जो है ना बेटा, ये रिएक्शन, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है। उसकी रीजन ये है कि दोनों जो आपको रिएक्टेंट्स नजर आ रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें कोलिजन नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन 3। अब देखें आयरन 3 जो है ना, यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एज अ कैटलिस्ट। अब आयरन 3 यहाँ पर कैटलिस्ट काम क्या करेगा वो जरा सुने। आयरन 3 का रोल ये है, अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आयोडाइड अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मसला ये है कि आयोडाइड डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा ना। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि बोथ आर नेगेटिव। तो इसलिए आयरन 3 का काम ये है कि आयोडाइड अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? आयरन 3 को। आयरन 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयरन 2 में। और आयरन 2 फिर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, किसको? S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फेट को। तो ये बेसिकली रूट होगा, आप देखिएगा। आयोडाइड अपने इलेक्ट्रॉन आयरन 3 को देगा, आयरन 3 आयरन 2 में, और आयरन 2 दोबारा S2O8 को इलेक्ट्रॉन देकर खुद आयरन 3 में दोबारा चला जाएगा। तो मैकेनिज्म मैं आपको इसको नीचे लिख के दिखाता हूँ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर जो आयरन 3 है वो पहले रिएक्ट करेगा आयोडाइड के साथ। ये देखें, 2 moles of iron 3, 2 moles of I minus, it gives 2 moles of iron 2 plus I2। ये देखिए, ये एक स्टेप हो गया ना जिसमें आयरन 3, अच्छा मैंने 2 मोल किस लिए लिए? क्योंकि बेटा 2 मोल आयोडाइड है ना, तो एक आयोडाइड ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो 2 आयोडाइड है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसलिए मैंने 2 मोल्स ऑफ आयरन 3 लिए ताकि वो आयरन 2 में चले जाए। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप है जी, स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो आयरन 2 है ना, इसने भी क्या करना है? अभी इलेक्ट्रॉन इसने ले तो लिए हैं, किससे? आयोडाइड से, लेकिन इसको दिए नहीं अभी S2O8 को। तो सेकेंड स्टेप के अंदर ये आयरन 2 जो है, आयरन 2, ये S2O8 को देखिए, अब तो इनमें कोलिजन हो जाएगी ना, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लेकिन विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। कि किन दोनों के ऊपर? S2O8 के ऊपर भी और I नेगेटिव के ऊपर भी। तो अब इनका रिएक्शन हो जाएगा और आयरन 2 इसको इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। देखें, एक आयरन 2 जो है ना, आयरन 2 असल में आयरन 3 में जाएगा, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है, लेकिन 2 मोल्स हैं, तो हर आयरन 2 एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बेसिकली ने लूज किए। और ये जो आपका S2O8 है, ये SO4 में चला जाएगा। तो इसका रोल देखिए एज अ कैटलिस्ट है। आयरन 3 आखिर में रीजनरेट हो गया है, ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन हो ना जो 2 स्टेप में हो रहा हो, ये सेकंड स्टेप है। 2 स्टेप में जो रिएक्शन हो रहा होता है, ऐसे रिएक्शंस के लिए अगर आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें 2 एनर्जी हम्प्स आप शो करते हैं। तो इसके लिए जो एनर्जी हम्प्स होंगी वो ऐसे होंगी। ये एनर्जी है, यहाँ पर बेटा पाथ ऑफ अ रिएक्शन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर ये आपका यहाँ पर है जी, इधर 2I माइनस प्लस S2O8 माइनस, ठीक है, ये है। ये आपका स्टेप 1 हुआ है जी इधर, ये आपका स्टेप 1 हो रहा है इधर, ठीक है जी। इस एरिया में स्टेप 1 आपका हो रहा है, जिसमें आयरन 3 जो है वो आयरन 2 में गया है, ठीक है जी। आयरन 3 आयरन 2 में गया। अब ये आपका आयरन 2 इधर बन गया, आयरन 2। अब नेक्स्ट स्टेप ये हो रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 है इधर। स्टेप 2 ये होगा कि स्टेप 2 में अब यहाँ पर आयरन 2 जो है वो दोबारा आयरन 3 में जा रहा है जी। और ये आपका यहाँ पर SO4 और आयोडीन बन गया। तो पहला स्टेप जो है ना, पहला स्टेप वो आपका यहाँ पे हुआ है, एक एनर्जी हम एक स्टेप को बता रहा है, दूसरा एनर्जी हम दूसरे स्टेप को बता रहा है। अगर आप इन दोनों एनर्जी हम्स को एक जितना भी रखते हैं
मतलब आप अगर इसको ऐसे बना देते हैं तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन है जो मैं भी आपको दिखाता हूँ पास पेपर में। ये देखें जी, बिल्कुल सेम ये एग्जांपल जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर वो कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन द आयोडाइड आयन एंड परसल्फेट आयन इज स्लो होने की रीजन यही है कि बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। द रिएक्शन कैन बी स्पीडेड अप बाय एडिंग अप स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन 2 और आयरन 3 आयन। तो ये स्टेप 2 में देखें क्या हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैकेनिज्म बताया है, आयरन 3 जो है आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन लेकर आयरन 2 में जा रहा है और देन आयरन 2 दोबारा इसको इलेक्ट्रॉन वापस करके आयरन 3 में चला गया। व्हाट टाइप ऑफ कैटालिसिस इज अकरिंग हियर, मतलब होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है। फिर ये देखें, ये आइंस है ना, आपको पता है केमिस्ट्री में जब भी आप इनऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हैं सॉल्यूशन एक्वस होते हैं, ये भी एक्वस होगा। कैसे मैं गेस कर रहा हूँ एक्वस होगा, क्योंकि आइंस में है इसलिए एक्वस होगा। और जो कैटलिस्ट उसने लिया हुआ है वो भी मेटल आइन ले रहा है। जब भी मेटल आइंस की फॉर्म में होगा तो समझ जाए वो भी एज अ एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर मेटल उसने आयन की फॉर्म में लिया हुआ है, आयरन 2 या आयरन 3। तो इसका मतलब आपका जो कैटलिस्ट है वो भी एक्वस फॉर्म में है, जो रिएक्टेंट है वो भी एक्वस फॉर्म में है। तो ये जो कैटालिसिस होगी दैट वुड बी होमोजेनियस कैटालिसिस। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 एंड 3 आर बोथ फास्टर देन रिएक्शन 1। 2 और 3 इसलिए फास्टर है क्योंकि रिएक्शन 1 के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो स्पीशीज हैं वो कोलाइड नहीं कर रहे रेडिली, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं। जबकि 2 और 3 के अंदर ऑपोजिटली चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ वो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन पाथवे डायग्राम शो द एंथैल्पी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन 1। आपने ना यहाँ पर उसने आपको ये जो डायग्राम बनाकर दिया ये विदाउट कैटलिस्ट है। आप देखें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई है, हायर एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये दोनों आपस में कोलाइड नहीं कर पा रहे। कह रहा है यूज द सेम एक्सिस टू ड्रॉ द एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम फॉलो बाय द रिएक्शन 3 स्टार्टिंग रिएक्शन 2 एट द सेम एंथैल्पी लेवल एज रिएक्शन 1। कह रहा है आपने एक और एंथैल्पी डायग्राम बनाए 2 और 3 के लिए, ठीक है जी। स्टार्ट वहीं से करना है, पहले 2 के लिए बनाए और 3 के लिए। तो आपको देखें एक चीज आपको पता चल रही है, 2 और 3 दो स्टेप में हो रहा है, तो दो एनर्जी हम सब ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे ड्रॉ कर, बस ये आपने ड्रॉ कर देना है जी, ठीक है। और ये देखिए इसने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके भी दिखाया। दो स्टेप में ड्रॉ करने का ये मतलब है कि पहला स्टेप दो 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 एनर्जी हम दो स्टेप्स को आप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा होमोजेनियस कैटालिसिस है। लास्ट टॉपिक है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस कैसे होती है जी। उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई हुई है यहाँ पर। हेट्रोजेनियस कैटालिसिस ये होता है ना कि जब आपका जो रिएक्टेंट है और जो आपका कैटलिस्ट है उनकी फिजिकल स्टेट ही सेम ना हो, डिफरेंट फेजेस में हो। ये देखें ये आयरन सॉलिड में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है। तो जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट हो, दैट इज द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, ये स्टेप आप याद कर लें। ये जो आपको एक बार नजर आ रही है, दिस इज द आयरन कैटलिस्ट। तो पहला स्टेप क्या होता है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में, कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स वो डिफ्यूज होंगे टू द सरफेस। H2 और N2 ये डिफ्यूज हो रहे हैं टू द सरफेस। सेकंड है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। एब्जॉर्प्शन होता है कि जब कोई चीज सरफेस के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, फोम के अंदर आप पानी डाल दें तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। फोम के अंदर पानी डाल दें वो एब्जॉर्ब है। लेकिन एड्सॉर्प्शन होता है कि अगर आप कोई चीज सरफेस के ऊपर अटैच कर रहे हैं ना, सरफेस के ऊपर, तो वो एड्सॉर्प्शन है। तो यहाँ देखें ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन सरफेस के ऊपर केमिकली बॉन्ड बना लिया उन्होंने विद आयरन कैटलिस्ट, ये आयरन कैटलिस्ट है। तो दिस इज द एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एड्सॉर्प्शन के बाद इनमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। किस में, कि जो रिएक्टेंट्स के एटम्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग, ठीक है। डिसऑर्प्शन एड्सॉर्प्शन का ऑपोजिट है। अब डिसऑर्प्शन उस वक्त होती है जब प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बन जाते हैं और प्रोडक्ट्स के बॉन्ड बनने के बाद ये प्रोडक्ट जो है डिटैच हो रहा है, दैट इज द डिसऑर्प्शन, और डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ये जो है आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा यहाँ से इसके पॉइंट्स, और इसको याद कर लेने आपने स्टेप्स, कि डिसऑर्प्शन में जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स का मतलब है जो रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड है उन्होंने ब्रेक होना है, और
डिसॉर्प्शन का मतलब है कि न्यू बॉन्ड्स जो है वो बन रहे हैं। तो ये जी हमारा आपका टॉपिक था रिएक्शन काइनेटिक्स। इसको सुनने के बाद आपने फौरन पास पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।